शिमला की स्थिति देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ रेशमा कश्यप और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट कुलदीप शर्मा जी। जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, आज की जो पहली खबर है आप तक जो हम पहुंचा रहे हैं वो काफ़ी दुखद जो हुआ है आज एक दुर्घटना। ट्रक और बाइक के बीच में टक्कर हुई है जिसमें एपीजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक छात्रा और एक छात्र की मौके पर ही मौत हुई है। क्या ये घटना हुई है उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी हम दे रहे हैं। आज शाम के समय तकरीबन 4:50 पर शिमला में ही यही एक जगह है ब्योलिया, वहां पर एक ट्रक और बाइक के बीच में टक्कर हुई है जिसके चलते बाइक पर जो सवार थे छात्र और छात्रा वो इस टक्कर में इतनी बुरी तरह से ये जो एक्सीडेंट वहां पर हुआ कि मौके पर ही दोनों की मौत हुई है। और सर पर काफी गहरी जो चोट है दोनों के आ गई थी जिस वजह से काफी ज्यादा खून उनका बह गया था। और पुलिस प्रशासन को जैसे ही इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, मौके पर जब तक पुलिस प्रशासन पहुंचा तब तक दोनों की जो मौत है वो हो चुकी थी। ऐसे में अब क्या है, कारण इसमें क्या है, क्या ओवर स्पीड ट्रक जो ट्रक था वो ओवर स्पीड में था या फिर जो बाइक सवार है वो बाइक ओवर स्पीड में चला रहा था, क्या कारण है हादसे के, इसको लेकर अभी जो जांच है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार चल रही है। दोनों के बारे में अगर हम आपको जानकारी दे दें, एपीजी यूनिवर्सिटी में दोनों ये जो छात्र छात्रा है पढ़ते थे। फोरेंसिक डिपार्टमेंट में तीसरा जो सेमेस्टर था और 22 वर्षीय छात्रा छात्रा थी और 26 वर्षीय छात्र है। जो छात्रा है वो हिमाचल की नहीं बल्कि ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और जो छात्र है ये कोलकाता के रहने वाले थे। जैसे ही दुर्घटना हुई उसके बाद दोनों के परिजन हैं उन्हें इत्तला कर दिया गया है कि इस तरह से यहाँ पर जो घटनाक्रम पूरा हुआ है और दोनों की जो मौत यहाँ पर हादसे में हुई है। तो उसके बाद से जब परिजन यहाँ पर शिमला में पहुंचेंगे तो उसके बाद ही जो पोस्टमार्टम है वो दोनों का करवाया जाएगा और जो दोनों के शव हैं वो परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये पूरा मामला है इसमें किसकी गलती है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जांच है की जा रही है, तमाम जो चीज़ें उन्हें खंगाला जा रहा है यहाँ पर। और जो भी इसमें सामने आरोपी निकल कर आएगा, अगर ट्रक वाले की गलती है तो उसके खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। तो पहली खबर ये अभी शाम के समय में ही, जैसे हमने आपको बताया, 4:50 के करीब ये जो हादसा वहां पर हुआ है जिसमें दो एक छात्र और एक छात्रा की मौत यहाँ पर हुई है। एक बार फिर से बता दें, एपीजी यूनिवर्सिटी में ये दोनों पढ़ते थे। तो अगली खबर का जो रुख है हम आपको अब कर रहे हैं। अगली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि 14 अधिकारी जो अब तहसील बाल कल्याण अधिकारी बन गए हैं। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव जो खबर है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जी हाँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में जो है 14 जो अधिकारी है वो तहसील बाल कल्याण अधिकारी बने हैं। ये कौन है? ये है, इसमें जो प्रमोट हुए हैं उसमें है सुकन्या कुमारी, संतोष कुमारी, कमलेश कुमारी, भागचंद, विपिन कुमार, वीरेंद्र कुमार, सुल्ताना और सुभद्रा देवी। और इसमें से जो है जो विपिन कुमार है वो पिछले 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन जो प्रमोशन हुई है जो ये इनकी, ये 1 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगी। तो ऐसे में जो सेवानिवृत्ति के बावजूद भी जो है विपिन कुमार को ये लाभ मिलेगा। और इस संबंध में जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संजय गुप्ता की तरफ से जो है आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद जो है सभी जो पदोन्नत हुए हैं अधिकारी जो है उनको जो है तैनाती भी दी गई है सीडीपीओ के पद पे। जो है इसमें जो है सुकन्या कुमारी को लंबा गांव कांगड़ा में लगाया गया है। संतोष कुमारी को जो है नूरपुर कांगड़ा में तैनाती दी गई है। कमलेश कुमारी को जो है द्रंग मंडी में तैनाती दी गई है। भागचंद को जो है सोलन जिला के नालागढ़ में तैनाती दी गई है। वीरेंद्र कुमार को चंबा जिला के महला में तैनाती दी गई है। सुल्ताना को जो है चंबा जिला के सलूनी में तैनाती दी गई है। सुभद्रा देवी को जो है किन्नौर जिला के पूह में तैनाती दी गई है। और रविंदर कुमार को जो है चंबा जिला के पांगी में तैनाती दी गई है। सुंदरी देवी को जो है कांगड़ा जिला के फतेहपुर में तैनात किया गया है। संजीव को जो है लाहौल स्पीति जिला के काजा में तैनाती दी गई है। और करम सिंह ठाकुर को जो है बंजार जो है जो कुल्लू जिला में पड़ता है वहाँ तैनाती दी गई है। इसी तरह जो है लाल सिंह को जो है बिलासपुर जिला के झंडूता, वंदना शर्मा को जो है मंडी जिला के रिवालसर और कुलदीप सिंह को जो है हमीरपुर जिला के सुजानपुर में तैनाती दी गई है। जी। जी, तो अगली जो खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं,
ये अपडेट हमने आप तक जो पहुंचाई है अभी। इसके अलावा अगली जो अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये जुड़ी है काशी से, जहां वाराणसी में आज जो सीएम काउंसिल की बैठक थी, तो उसमें भाग लेने पहुंचे थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के नड्डा, उनसे मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद आज जो वापस लौट रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था, कल ही जो है वाराणसी के लिए काशी के लिए जो है रवाना हो गए थे। वहाँ पर जो है आज जो है मुख्यमंत्री परिषद जो है भाजपा शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री है और जो उप मुख्यमंत्री है उनकी जो है बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है। और इसमें जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जगत प्रकाश नड्डा विशेष रूप से जो है मौजूद रहे। इस दौरान हालांकि औपचारिक तौर पे जो है विस्तृत जो आप ये कह लीजिएगा कि मुलाकात तो नहीं हो पाई है, लेकिन नड्डा और प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो है बातचीत हुई है। और ये उपचुनाव के बाद ये पहला मौका था जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है प्रधानमंत्री से मिले हैं। इस दौरान जो जब सीएम काउंसिल की मीटिंग हुई है, इसमें जो मुख्य रूप से जो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जो है समीक्षा की गई है। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसका जो प्रधानमंत्री ने फीडबैक भी लिया है। और उसके अलावा जो विभिन्न जो राज्य है उनकी तरफ से प्रेजेंटेशन भी दी गई है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है प्राकृतिक खेती को लेकर जो है यहाँ पर प्रेजेंटेशन दी है कि यानी प्राकृतिक खेती जो शून्य लागत जो तर्ज पे जो चलाई गई थी जो प्राकृतिक खेती, उसको लेकर जो है प्रेजेंटेशन दी है। और इसमें जो है उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है 1,53,643 किसानों को जो है हम प्रशिक्षित कर चुके हैं। वर्ष 2018 में इसको जो है शुरू किया गया था। उस समय जो है प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे और उनकी जो है देख रेख में जो है प्रदेश में प्राकृतिक खेती को जो है शुरू किया गया। और इससे जो है किसानों की आय में जो प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि 63% का जो है वो वृद्धि हुई है। और फसल एक जो विविधता होती है, इससे जो है दूसरी जो साथ में जो अन्य फसलें भी उगा सकते हैं और उसको भी बढ़ावा मिला है। और प्राकृतिक खेती के अलावा जो दूसरी जो प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका जो क्या स्टेटस है उसको भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संक्षिप्त रूप से वहाँ पर रखा है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने कहा, नरेंद्र मोदी और जगत प्रकाश नड्डा से भी जो है कुछ समय उनकी मंत्रणा हुई है। और उन्होंने प्रदेश सरकार का जो अब तक का जो 4 साल का जो सफ़र रहा है उसको लेकर जो है संक्षिप्त में जो एक अपना जो पक्ष है, जो अपनी प्रदेश सरकार का जो एक रिपोर्ट कार्ड है वो रखा है। अब प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सायं तक जो है देर सायं तक उनके जो है नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है। और नई दिल्ली में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुबह जो है विधानसभा का, जैसे कि शीतकालीन सत्र आपको पता है धर्मशाला के तपोवन में चल रहा है और उस सत्र का कल जो है अंतिम दिन है, तो उसमें भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सुबह जो है धर्मशाला पहुंच जाएंगे। जी, जी। तो अगली जो अपडेट है वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। धर्मशाला में जिस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है और चौथे दिन भी जो हम कह सकते हैं कि हंगामों और जो वॉकआउट है उसकी भेंट ये चढ़ गया है यहाँ पर। और विपक्ष की तरफ से जो वॉकआउट है क्यों किया गया और क्या क्या चीज़ें वहां पर हुई उसको लेकर जो अपडेट है आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आपने जैसे देखा होगा कि पहले दिन से जो है विपक्ष जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है हमलावर हो रहा है सत्ता पक्ष पे। और आज चौथा दिन था, जो चौथी सीटिंग थी सत्र की, आज भी जो है विपक्ष ने जो है वॉकआउट किया है। विपक्ष ने जो है आज किस मुद्दे को लेकर किया, आज जो है एक जो पर्यटन विकास निगम की जो इकाइयों को जो है विपक्ष का आरोप था, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का आरोप था कि जो है सरकार जो है पर्यटन निगम की जो है संपत्तियों को जो है निजी हाथों को बेच रही है। उनका जो आरोप था कि लगभग जो है पर्यटन विभाग की जो ये संपत्ति लगभग 200 करोड़ की जो संपत्तियां हैं उनको जो है निजी हाथों के हवाले किया जा रहा है। ये कहाँ पर है, इसमें जो है मंडी के जंजैली में है। इसी तरह जो है सोलन के जो है क्यारी बंगला में भी ये जो पर्यटन निगम की जो संपत्ति है उसका जो है उसे जो है निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और आपने ध्यान दिया होगा कि
पिछले कुछ समय से जो है पर्यटन निगम के कर्मचारी भी इस मुद्दे को लेकर विरोध कर रहे हैं निजीकरण का। और इससे जो आरोप यह है कि इससे जो है धीरे धीरे जो है निजी हाथों में अगर चला जाएगा तो आने वाले समय में भर्ती प्रक्रिया भी रुक सकती है, और जो मौजूदा कर्मचारी है उनको भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि बीच में आपने देखा होगा कई बार जो है विलंब हुआ है, जो पर्यटन निगम के जो कर्मचारी है उनको वेतन मिलने के कारण। और जो अगर आप महत्वपूर्ण जो संपत्तियां है, जो अच्छी जो प्राइम लोकेशन पे अगर उसी को जो है आप निजी हाथों में दे देंगे तो इससे जो है पर्यटन निगम के जो कर्मचारी है खुद को भी जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यही मामला जो है विधानसभा में जो है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से उठाया। और हालांकि इस विपक्ष के इस हंगामे के जो बीच जो है संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जो है सत्ता पक्ष का बचाव जरूर किया है, लेकिन काफ़ी गहमा गहमी हुई है और काफ़ी हंगामापूर्ण स्थिति रही है, और जिसके बाद विपक्ष ने जो है सदन से वॉकआउट किया। जी। जी, तो लगातार चौथे दिन भी यहाँ पर वॉकआउट किया गया विपक्ष की तरफ से, और विधानसभा के बाहर वहाँ पर जो युमका के कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। और इस बीच में जो कार्यकर्ता है उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, और दर्जनों जो कार्यकर्ता है उनके वो भी घायल हुए हैं वहाँ पर। जी हाँ। विधानसभा परिसर के बाहर आपने ध्यान दिया होगा कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो है रोजाना जो है कोई ना कोई संगठन या जो पार्टी की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। और आज जो है कांग्रेस से संबंधित जो संगठन है युवा कांग्रेस जो है उसके कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन को लेकर जो है ये इसमें जो है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, और पीस मिल वर्कर है, और आउटसोर्स कर्मचारियों से जो जुड़ा मसला है, यानी जिन विषयों को लेकर आपने ध्यान दिया होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है सदन के भीतर उठा रही है, उन लगभग उन्हीं विषयों को लेकर जो है युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है आज विरोध प्रदर्शन किया। और इस दौरान जो है थोड़ी सी जो है पुलिस के साथ जो है धक्का मुक्की भी हुई है। कुछ जो कार्यकर्ता है उनके घायल होने की सूचना भी है, और पुलिस की तरफ से भी जो है शायद एक कर्मचारी के महिला कर्मचारी के जो है घायल होने की सूचना है। और इस मामले को जो है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी जो है सदन में उठाया। उनका कहना था कि जो बेरोजगारी के मुद्दे पे जो है युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उनका आरोप था कि उनके ऊपर जो है बल प्रयोग किया गया, और इसके लिए जो है उन्होंने जो है सत्ता पक्ष की और जो जिला प्रशासन की जो है आलोचना भी की। जी। जी, तो अगली जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस जो कर्मचारी हैं लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि जो 13वां माह का वेतन है नए पे स्केल के आधार पर उन्हें कब से दिया जाएगा। तो इसको लेकर हम आप तक अपडेट ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि रास्ता अब हम कह सकते हैं कि जल्द यहाँ पर साफ होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस कड़ी में अब क्या है, जो विभागीय स्तर पर सभी पहलुओं को खंगालने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर शुरू हो गई है। और इस बीच में क्या है, अ, पुलिस मुख्यालय में जो अधिकारी हैं उन्हें नए पे स्केल के आधार पर जो 13वां माह का वेतन है उसके कैलकुलेशन करने के जो निर्देश है यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं पुलिस कर्मियों के रैंक के अनुसार जो अलग अलग कैलकुलेशन है उनको किए जाने को लेकर यहाँ पर कहा गया है। और उसके साथ ही जो पुलिस में कांस्टेबल से इंस्पेक्टर जो रैंक तक के कर्मचारी है उन्हें 13वें माह के का जो वेतन है वो दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में ये जो पुराने पे स्केल यानी कि 2012 से पहले जो पे स्केल दिया जाता था उसके आधार पर दिया जाता है। लेकिन जो पुलिस के कर्मचारी उनकी ये मांग है कि जो नया पे स्केल है, जो रिवाइज्ड पे स्केल है 2012 के बाद का, उस आधार पर उन्हें ये जो पे है वो दी जानी चाहिए। तो इसको लेकर तमाम जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया यहाँ पर फिलहाल शुरू हो गई है। और मांग भी पुलिस की यही है कि वो अगले साल होने वाला जो जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव भी है उसको देखते हुए भी जो पुलिस कर्मचारी है उन्हें नए स्केल के आधार पर जो एरियर और हर साल की जो दी जाने वाली अदायगी है उसको पूरी गणना हो रही है, तथा जो उसकी विस्तृत रिपोर्ट भी है उसको तैयार करके सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि ये माना भी जा सकता है कि आगामी जो बजट सत्र है उसमें सरकार 13वें माह के जो वेतन पर नए पे स्केल के पर जो आधार पर दिए जाने की जो मांग है उसकी घोषणा यहाँ पर कर सकती है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो प्रदेश सरकार के उनके ऊपर
जी, जो नए पे स्केल की माँग है उसको लेकर अतिरिक्त जो बोझ है यहाँ पर 25 से 30 करोड़ तक का जो व्यय है इस पर किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बहरहाल जो ये तमाम जो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जा सकती है, कैलकुलेशन और इस तरह के जो निर्देश अधिकारी को दे दिए गए हैं, तो ऐसे में एक उम्मीद यहाँ पर नज़र आ रही है कि जल्द ही जो पुलिस कर्मचारी है उनकी ये जो माँग है वो पूरी हो सकती है। तो अगली जो अपडेट है आप तक हम पहुँचा रहे हैं। जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है वो क्यों विपक्ष को लेकर यहाँ पर बिफरा हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ। सरकार से जो मान्यता प्राप्त राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिसका नेतृत्व जो है अश्वनी ठाकुर कर रहे हैं, तो वो जो है सरकार के जो पक्ष में जो है खड़ा हो गया। आपने ध्यान दिया होगा कि बीते कुछ दिनों से चाहे विधानसभा का शीतकालीन सत्र हो या दूसरा कोई भी अवसर हो, प्रदेश सरकार को जो है घेरने की जो है विपक्ष जो है लगातार जो है कोई भी अवसर नहीं चूक रहा है। और इसके जो विरोध में जो है राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है अश्वनी ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन सोनिया और राजेश शर्मा सहित जो महासंघ से जुड़े जो अन्य जो पदाधिकारी है, उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि जो विपक्ष जो है बिना वजह से जो है सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहा है। यानी महासंघ जो का जो कहना है कि जो सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से जो है कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर रही है, चाहे वो पुरानी पेंशन से जुड़ा मामला हो, उसमें भी जो है कुछ जो है त्रुटियां थी, उसको भी विसंगतियों को दूर किया गया है। इसके अलावा इस मुद्दे को लेकर जो है कमेटी का गठन किया गया है और जो अनुबंध की जो अवधि है उसको भी जो है सरकार ने 3 साल से 2 साल करने की बात कही है। तो ऐसे में जो है कर्मचारियों की जो लंबित मांगे थी और महासंघ ये कह रहा है कि जब सरकार जो है उसको पूरा करने के लिए सीरियस है, तो ऐसे में जो है विपक्ष का जो इस तरह का जो व्यवहार है वो सही नहीं है। यानी एक तरफ से जो है महासंघ जो है सरकार की पैरवी कर रहा है कि जो है उसकी तरफ से जो है कर्मचारियों की मांगे मानी जा रही है, लेकिन जो है विपक्ष इसको लेकर जो है सियासत कर रहा है। जी। जी, अगली जो खबर है वो आईजीएमसी अस्पताल से जुड़ी हुई है। जिस तरह से काफ़ी लंबे अरसे से जितने भी लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आईजीएमसी अस्पताल में जो ट्रॉमा सेंटर है वो कब बनकर तैयार होगा, क्योंकि कभी भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं, गंभीर चोट जब किसी को लगती है तो इलाज करवाने के लिए उन्हें पीजीआई का जो रुख है वो करना पड़ता है। और आईजीएमसी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर को बनाने को लेकर और उसको शुरू करने को लेकर पिछले 1 साल से हम ये चीज़ सुन रहे हैं कि अब खुल रहा है, अब खुल रहा है, लेकिन अभी और ज़्यादा जो इंतज़ार है इसको लेकर करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आईजीएमसी अस्पताल का जो नया भवन है उसे खोलने को लेकर या उसे शुरू करने को लेकर जो एनजीटी की तरफ से वो पेंच है वहां पर फंस गया है। अभी तक क्लियरेंस नए भवन को एनजीटी की तरफ से नहीं मिली है और इसी नए भवन में जो ट्रॉमा सेंटर है वो वहां पर शुरू किया जाना था। तो ऐसे में हम कह सकते हैं अभी और ज़्यादा इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि एनजीटी की तरफ से अनुमति अभी फिलहाल नहीं मिली है नए भवन को शुरू करने को लेकर। जो क्लियरेंस है, माफ कीजिएगा, वो नहीं मिली है और इस वजह से नए भवन का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। नए भवन का उद्घाटन अगर नहीं होगा तो ऐसे में जो ट्रॉमा सेंटर है वो वहां पर नहीं शुरू किया जा सकता है। तो इस वजह से जो लोग हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, क्योंकि आईजीएमसी अस्पताल ऐसा है, वहां पर सिर्फ शिमला ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के जो अलग ज़िले हैं वहां से भी जो मरीज़ हैं अपना इलाज करवाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे और कोई भी हॉस्पिटल अभी तक नहीं है जहाँ पर इस तरह की जो सुविधा है, ट्रॉमा सेंटर, और इस तरह कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, सीरियस किसी इंजरी हो जाती है तो हिमाचल प्रदेश में कहीं पे भी जो इलाज है वो नहीं होता है, इसीलिए उन्हें पीजीआई ही जाना पड़ता है। तो तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ पर मरीजों को जब समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें यहाँ हिमाचल से बाहर ही जाना पड़ता है। और ट्रॉमा सेंटर अगर बन जाता है आईजीएमसी अस्पताल में तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो प्रदान हो सकती है। इसके अलावा जब अलग से स्टाफ वहाँ पर रखा जाएगा ट्रॉमा सेंटर के लिए तो रोजगार के जो हम कह सकते हैं कि ऑप्शंस भी यहाँ पर खुल जाएंगे। और इसके अलावा ऑक्सीजन कंट्रोल यूनिट, इमरजेंसी केयर यूनिट, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे, इस तरह की तमाम हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो वहाँ पर होगी। लेकिन वो तो तब की बात है जब एनजीटी से नए भवन को शुरू करने के लिए जो एनजीटी की तरफ से जो क्लियरेंस है नए भवन को मिलेगा, उसके बाद जाके जो ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी और इंतजार करना पड़ सकता है इसको क्लियरेंस मिलने को लेकर एनजीटी की तरफ से। तो अगली जो खबर है वो एचआरटीसी से जुड़ी हुई है। जो
पीस मील कर्मचारी हैं, उसके बाद अब जो एचआरटीसी कर्मचारी के तकनीकी कर्मचारी है वो भी अब जो एचआरटीसी प्रबंधन है उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, जिस वजह से क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती है उसको लेकर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जी हाँ। आपने ध्यान दिया होगा कि पीस मिल कर्मचारी जो है पिछले काफ़ी समय से जो है सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और वो जो है उनकी जो मांगे हैं अब तक पूरी नहीं हो पाई। हालांकि सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर कई बार जो है पॉजिटिव जो रुख अपनाया गया है, लेकिन जो है मांग जब तक सिरे नहीं चढ़ रही है तब तक जो है पीस मिल कर्मचारी जो है अब हड़ताल पे जो है इन दिनों चले गए हैं। इसके चलते क्या है, जो प्रदेश के जो मौजूदा जो तकनीकी स्टाफ है उनको भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके जो समर्थन में जो है जो तकनीकी कर्मचारी है वो भी जो है अब इनका तकनीकी कर्मचारियों का साथ देने के लिए आ गए। यानी जो कल से जो है बुधवार से जो है ये कर्मचारी भी जो है 2 बजे से लेकर 2 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। यानी ऐसे में जो है आप जो परिवहन सेवाएं पर जो है इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर तकनीकी कर्मचारी जो आपका जो है अगर इस तरह से हड़ताल पे जाएगा, पीस मिल वर्कर पहले ही आपका हड़ताल पे जो है इससे जो ख़राब जो बसें होती है, जो वर्कशॉप में बसें आती है ठीक होने के लिए, अगर वो जो है ठीक नहीं हो पाएगी तो इससे जो है या तो आपको उसी अवस्था में बसों को चलाना पड़ेगा। उससे एक तो पहली जो बात होती है कि दुर्घटना होने की संभावनाएं रहती है, और जो दूसरा मसला ये है कि अगर आपको जो है ऐसे में बसें को जो है खड़ा करना पड़ेगा। और इस समय जो मौजूदा हालात जो परिवहन निगम का जो बेड़ा है उसमें करीब जो 700 बसें ऐसी है जो वर्कशॉप में मुरम्मत ना होने के कारण खड़ी हो सकती है। मतलब ख़राब है, और 700 बसों की मुरम्मत के लिए आपके पास विकल्प है, कर्मचारी है, लेकिन वो हड़ताल पे है। सरकार जो है और जो निगम प्रबंधन है उनको मनाने में अब तक असफल रहा है। तो ऐसे में जो है एचआरटीसी को भी निश्चित तौर पर नुकसान हो रहा है, वित्तीय नुकसान भी हो रहा है, और जो कर्मचारी है वो निश्चित तौर पर अपनी मांगों को जो है किसी ना किसी हालत में पूरा करने के को चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। और अब देखना ये है कि हालांकि सरकार का रुख पॉजिटिव है, लेकिन अब कब तक जो है ये मांगे सिरे चढ़ती है। अगर आने वाले समय में जो है इनकी हड़ताल लंबी चलती है तो कई रूटों पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि बीच में जो है बसें खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर स्टाफ ही नहीं होगा, और जो 700 बसें हमने बताया कि इस समय विभिन्न जगहों पे जो है तकनीकी कारणों से ख़राब पड़ी है, तो उससे जो है बसें उपलब्ध नहीं होगी, और इससे जो है आम आदमी की परेशानी और बढ़ सकती है। जी। जी, तो अगली जो खबर है वो मौसम से संबंधित है। जैसे कि काफ़ी लंबे अरसे से शिमला की अगर हम बात करें, चाहे सैलानी है, चाहे स्थानीय लोग हैं, बर्फ़बारी का इंतज़ार यहाँ पर करते हैं। और पिछले कुछ सालों से जैसे हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर शिमला में बर्फ़बारी होने का समय होता है, वो क्रिसमस के आसपास होता है। और पिछले साल भी जैसे देखा गया था कि एक जो स्पेल है वो हुआ था। तो इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि क्रिसमस से पहले राजधानी में शिमला सिटी की अगर हम बात करें तो सीजन का पहला जो स्नोफॉल है वो यहाँ पर हो सकता है। मौसम विभाग की अगर हम आपको जानकारी दें, हमने आपको लाइव के माध्यम से भी जैसे दिखाया था, हमने निर्देशक से जब बात की थी तो उनके द्वारा ये जानकारी दी थी कि आगे आने वाले समय में 3 दिन तक जो मौसम है वो खराब रहने वाला है। कल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करने वाली है, जिसकी वजह से आगामी 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश होने के जो आसार है वो बन रहे हैं। और शिमला सिटी में बर्फबारी होने की जो संभावनाएं है वो जताई जा रही है, क्योंकि सिटी में अभी तक जो स्नोफॉल है वो नहीं हुआ है। पिछली बार यहाँ पर हल्की बारिश और हल्की जो बजरी है वो गिरी थी, लेकिन स्नोफॉल अभी तक नहीं हुआ था। शिमला के जो ऊपरी इलाके हैं, कुफरी की बात करें, नारकंडा की अगर हम बात करें, तो उस तरफ हल्का जो स्नोफॉल है वो हुआ था। लेकिन अभी संभावना जताई जा रही है कि शिमला सिटी में भी जो स्नोफॉल है वो हो सकता है। और इसके अलावा जो मौसम है, 18 दिसंबर के बाद से जो मौसम है वो प्रदेश भर में साफ रहने वाला है। बारिश और बर्फबारी के चलते अभी और जो तापमान है वो गिरने वाला है। जैसे आप देख ही रहे होंगे कि दिन के समय में धूप की वजह से जो तापमान है वो कुछ राइज हो जाता है, लेकिन सुबह और शाम काफी ज्यादा जो ठंड है वो दर्ज की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो लाहौल स्पीति में कम चला गया है। सबसे कम तापमान यहीं पर ही है, -4.6 जो टेम्परेचर है इस वक्त लाहौल स्पीति में चल रहा है। और आने वाले समय में अगर फिर से
जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही है कि बर्फबारी हो सकती है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि फिर से टेम्परेचर गिरेगा और जो मौसम की वजह से समस्याएं हैं उससे दो चार होना पड़ सकता है। प्रशासन को पहले ही चेताया गया है कि वो अपनी तैयारियां पूरी तरह से कर ले, क्योंकि जब बर्फबारी होती है तो ऐसे में जो सड़क मार्ग है वो बाधित हो जाते हैं, पेयजल जो सेवाएं हैं वो बाधित हो जाती है, बिजली जो सेवा है वो बाधित हो जाती है। तो आने वाले समय में सिचुएशन और ज़्यादा खराब ना हो, तो उनको उसको लेकर सभी जो विभाग है उनको लेकर जो निर्देश है जारी कर दिए गए हैं। तो अगली जो खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो कोरोना से संबंधित है। अगर हम आपको जानकारी दें, पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में कितने नए मामले आए हैं, हम आपको बता दें 41 न्यू जो केसेस है हिमाचल प्रदेश में वो सामने आए हैं और 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। ये दोनों ही शिमला के ही हैं। एक 63 वर्षीय व्यक्ति और 52 वर्षीय जो महिला है उनकी कोरोना के चलते मौत हुई है। और ये जो नए मामले हैं हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ से सामने आए हैं उसके बारे में आपको हम बता दें। तो सबसे पहले हम आपको बताएं जो न्यू केसेस 41 है, इसमें हमीरपुर से 6 मामले सामने आए हैं, कांगड़ा से 7, कुल्लू से 1, मंडी से 3, शिमला से एक भी मामला बताया जा रहा है कि एक भी मामला सामने नहीं आया, सोलन से 21, ऊना से 3 मामले सामने आए। तो 41 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। 105 जो मरीज है वो कोरोना से अपनी जंग जीत चुके हैं पिछले 24 घंटों में। और अब हिमाचल प्रदेश में कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो 3845 पहुंच चुका है। तो तमाम जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी पिछले 24 घंटों में वो हमने आपके सामने रखी। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे और तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह से बने रहिए शिमला केसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।